गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो ये आग लगनी चाहिए। मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। ये दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियां हैं। इन्हीं के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हमारा नया चैप्टर शुरू होगा। कौन सा? रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि श्वसन तंत्र होता क्या है। तो जो हमारे वायुमंडल में गैसें होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उन्हें ग्रहण करने का जो कार्य होता है वो श्वसन तंत्र के माध्यम से होता है। ठीक है, यानी कि हाँ, ये नहीं, जैसे मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि श्वसन क्या होता है, तो आप बोलेंगे श्वास लेना और छोड़ना, ये श्वसन कहलाता है। लेकिन श्वसन और ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये श्वसन कहलाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम ऑक्सीजन भी लेते हैं, हम नाइट्रोजन भी लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, लेकिन जिसकी हमें ज़रूरत होती है वो हमारे अंदर हमारे शरीर में रह जाती है, और जिसकी ज़रूरत नहीं होती उससे फेफड़े बाहर छोड़ देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सांस हम कहाँ से लेते हैं, तो आप बोलेंगे नाक से लेते हैं। तो नहीं, नाक से नहीं लेते, ये भी गलत है। हम सांस लेते हैं अपने लंग्स से, फेफड़ों से। ठीक है, अगर हमारा नाक बंद हो जाए या नाक कट जाए और यहाँ से गले में कोई नली लगा दी जाए तो भी हमें सांस आएगा, तो भी हम जिंदा रहेंगे। तो सांस कहाँ से लेते हैं? हम लंग्स से लेते हैं, फेफड़ों से लेते हैं। तो श्वसन तंत्र क्या होता है? श्वसन तंत्र वह होता है जो वायुमंडल से ऑक्सीजन के अंतर्ग्रहण करने का कार्य होता है। ठीक है, यानी श्वास की प्रक्रिया कैसे होती है? श्वास की प्रक्रिया दो तरह से होती है। श्वास लेना यानी श्वसन क्रिया होती है, जो किस प्रकार होती है? प्रश्वसन यानी श्वास लेना, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन यानी श्वास को बाहर छोड़ना। ठीक है, तो श्वास को लेना क्या कहलाता है? प्रश्वसन कहलाता है, और श्वास को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? निश्वसन कहलाता है। तो जैसे मैंने पूछा आपसे कि क्या ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना ही श्वसन की क्रिया कहलाती है? नहीं। तो जैसे हमारे वायुमंडल में गैसें होती है, नाइट्रोजन कितनी होती है? नाइट्रोजन होती है 78%। तो 78% नाइट्रोजन लेते हैं। जो हमारे फेफड़े हैं वो क्या करते हैं? लंग्स 78% जो नाइट्रोजन है उसे लेते हैं, लेकिन 78% को ही बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं होता। फिर ऑक्सीजन कितनी होती है? ऑक्सीजन यानी O2 कितनी होती है? ये होती है 21% लेते हैं, लेकिन निकालती कितनी है बाहर निकलती है 17%। 4% अंदर ही रह जाती है। ठीक है, फिर आती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये कितनी होती है? 0.03। ये हमारे वायुमंडल में है गैसें। ठीक है, 0.03 होती है। हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते कितने हैं? 0.03 होती है, और बाहर कितनी निकलती है? 4% निकलती है। ठीक है, तो ये जो क्रिया चलती रहती है शरीर के अंदर, यही क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। नाइट्रोजन का हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं होता। नाइट्रोजन जाती है, लेकिन ऐसे ही बाहर निकल जाती है। जितने परसेंट अंदर जाती है उतनी ही बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन जाती कितनी है? 21% जाती है, निकलती कितनी है? 17% निकलती है, यानी 17% निकलती है। CO2 जाती है 0.03% और निकलती कितनी है? 4% निकलती है। ठीक है, तो पता चला कि जो श्वसन होता है, जो हम श्वास लेते हैं, उसमें हमारे शरीर में कौन कौन सी गैसें जाती है, कितनी अंदर जाती है और कितनी बाहर निकलती है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब देखते हैं
कि ये तो हो गया कि श्वसन हम लेते कैसे हैं, छोड़ते कैसे हैं, कौन सी गैस अंदर जाती है, कौन सी बाहर निकलती है। अब हमें ये देखना है कि जो श्वसन हम श्वास पथ बोलते हैं जिसे, यानी श्वसन के मार्ग कौन कौन से हैं, कहाँ से श्वास अंदर जानी शुरू होती है और कैसे कैसे शरीर के अंदर तक पहुँचती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, श्वसन पथ यानी श्वसन मार्ग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कि कुछ जीव होते हैं, जैसे हम किसके अंदर आते हैं, हम जो मानव होता है वो भी स्तनधारी जीवों में आता है। ठीक है, जैसे जो स्तनधारी जीव होते हैं वो कहाँ से सांस लेते हैं, मतलब कैसे सांस लेते हैं, वो लंग्स से यानी फेफड़ों से ही सांस लेते हैं। जैसे हम लेते हैं, हम भी स्तनधारी जीवों में ही आ जाते हैं। अब पहले मतलब हम ये सोचते थे, हम क्या सभी सोचते होंगे आज, मतलब जिसे पता नहीं है वो भी सोचता होगा कि स्तनधारी जीव मतलब फीमेल ही होती है। ऐसा नहीं है, मेल भी स्तनधारी जीवों के अंदर ही आते हैं, क्योंकि स्तन तो मेल के भी होते हैं। फीमेल में जो स्तन होते हैं और वो उनका निर्माण होना शुरू हो जाता है 12 से 14 वर्ष के बाद। क्यों? क्योंकि उनमें ऐसी ग्लैंड पाई जाती है, उनमें जो ग्लैंड होती है उसी की वजह से उनका निर्माण होना शुरू हो जाता है, और मेल में वो ग्लैंड नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए उनके स्तन वहीं के वहीं पे रुके रहते हैं। तो जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं, वो सांस लेते हैं लंग्स के माध्यम से यानी फेफड़ों के माध्यम से। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि कुछ ऐसे भी जीव है जो फेफड़ों से या लंग्स से सांस नहीं लेते। तो जैसे मछली है, तो मछली कहाँ से सांस लेती है, क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि जो मछली है वो कैसे सांस लेती है, तो वो लेती है गलफड़े बोलते हैं उसे, गलफड़े भी बोलते हैं, और उसे बोलते हैं गिल्स भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, क्लोम भी बोलते हैं। तो जो मछली होती है, मछली कैसे लेती है सांस, मछली गिल्स भी बोलते हैं, क्लोम भी बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, गलफड़े। जो मछली होती है वो कहाँ से सांस लेती है, फिश होती है वो गलफड़ों से सांस लेती है। फिर एक जीव आता है मेंढक। जो मेंढक होता है, ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में कि जो मेंढक होता है वो कहाँ से सांस लेता है। तो जब मेंढक बच्चा होता है, मतलब छोटा होता है, छोटी अवस्था में होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं टैडपोल। जब वो मेंढक का बच्चा छोटा सा होता है मेंढक, तो उसे बोलते हैं टैडपोल। टैडपोल कैसे सांस लेता है, टैडपोल भी गलफड़ों से ही सांस लेता है, यानी गिल्स से ही सांस लेता है। लेकिन मेंढक की श्वास की प्रक्रिया 3 तरह की होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि मेंढक श्वास किन 3 माध्यमों से लेता है, कैसे लेता है। जब वो बच्चा होता है, जब उसे टैडपोल बोलते हैं, तो वो कैसे लेता है, गिल्स यानी गलफड़ों से श्वास की प्रक्रिया होती है उसके अंदर, उससे सांस लेता है। जब वो बड़ा हो जाता है यानी वयस्क हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो कैसे सांस लेता है, तो वो हमारी तरह लंग्स से ही सांस लेता है, फेफड़ों से ही सांस लेता है। ठीक है, लेकिन जब वो निष्क्रिय अवस्था में हो जाता है यानी इनएक्टिव अवस्था में हो जाता है। इनएक्टिव अवस्था उसकी कब होती है, मेंढक की, जब बारिश का मौसम ख़त्म हो जाता है और वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। जब बारिश होनी बंद हो जाती है तो वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, तो ज़मीन के अंदर जाके वो इनएक्टिव अवस्था में चला जाता है। तो वो वहाँ जाके कैसे सांस लेता है, ज़मीन के अंदर कैसे लेगा, गलफड़ों से भी नहीं ले सकता और फिर लंग्स से भी नहीं ले सकता। तो वो पूरी स्किन से यानी अपनी पूरी स्किन से श्वास की प्रक्रिया करता है, पूरी स्किन से श्वास लेता है और फेफड़ों में भरता है, लंग्स में भरता है। ठीक है, तो जो मेंढक होता है उसकी कितनी अवस्था, वो कितनी तरह से सांस लेता है, वो 3 तरह से लेता है। जब वो टैडपोल यानी बच्चा होता है तो गिल्स से यानी गलफड़ों से सांस लेता है। जब जवान हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो लंग्स से सांस लेता है। और जब निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है तो किससे सांस लेता है, वो स्किन से सांस लेता है। ठीक है, अब ये देखेंगे कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं। जैसे काकरोच, तिलचट्टा, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं, वो लेते हैं श्वास नली से, श्वास प्रणाल यानी उसे क्या बोलते हैं, ट्रैकिया भी बोलते हैं, उसे हिंदी में भी ट्रैकिया ही बोलते हैं। श्वास प्रणाल यानी श्वास प्रणाल, ट्रैकिया वो ये कौन श्वास प्रणाल से, ट्रैकिया से कौन सांस लेते हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, जितने भी इंसेक्ट्स
होते हैं जितने, जैसे ये तिलचट्टा वगैरह, काकरोच वगैरह, तो ये क्या करते हैं, ये गलफड़ों से सांस नहीं लेते, ये लेते हैं श्वास प्रणाल से यानी ट्रैकिया से सांस लेते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि कौन कौन से जीव कहाँ कहाँ से कैसे सांस लेते हैं। अब हमें देखना है कि श्वसन पथ कैसे है, मतलब वो श्वसन मार्ग जहाँ से हम श्वास लेना शुरू करते हैं उसमें सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है श्वास की प्रक्रिया और कहाँ तक जाती है। तो सबसे पहले कहाँ से सांस लेंगे, नोज से यानी नाक से, नासिका बोलते हैं जिसे, नासिका। सबसे पहले क्या करेंगे, नासिका, नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल, ठीक है। सबसे पहले श्वास की प्रक्रिया कहाँ से चलेगी, नोस्ट्रिल से चलेगी, ठीक है। फिर इसके बाद कहाँ पे जाती है, ग्रसनी में जाती है। श्वास कहाँ पे जाती है, नाक से। ग्रसनी को क्या बोलते हैं, हिंदी में तो बोलते हैं इसे ग्रसनी और इसे इंग्लिश में बोलते हैं फेरिंग्स, फेरिंग्स। सबसे पहले सांस कहाँ से लेंगे, नासिका से लेंगे यानी नोस्ट्रिल से लेंगे। उसके बाद श्वास कहाँ पे जाएगी, उसके बाद ग्रसनी में जाएगी यानी फेरिंग्स में जाएगी। उसके बाद सांस कहाँ पे जाएगी, स्वर यंत्र में जाएगी, स्वर यंत्र। स्वर यंत्र को क्या बोलते हैं, लैरिक्स। फेरिंग्स और लैरिक्स आपने सुने होंगे, स्वर यंत्र में जाएगी, ठीक है। सबसे पहले श्वास कहाँ से, नाक, नाक से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट श्वास प्रणाल में जाएगी, श्वास प्रणाल, श्वास प्रणाल यानी ट्रैकिया, ट्रैकिया में जाएगी। फिर ट्रैकिया के बाद कहाँ पे जाएगी, ट्रैकिया के बाद जाएगी श्वास नली में। 5th नंबर पे श्वास नली, श्वास नली। श्वास नली को क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। मैं एक बार आपको समझा देती हूँ कि मान लीजिए ये श्वास प्रणाल है, ये ट्रैकिया है, ठीक है, यहीं से लगा लेते हैं हम। मान लीजिए ये श्वास प्रणाल है, ठीक है। इससे क्या निकली होती है, इससे ये 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। किस में बढ़ जाती है, 2 हिस्सों में, जिन्हें क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं, जिन्हें बोलते हैं ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई किस में बढ़ जाती है, ये होती है ब्रोंकियोल्स, ये होती है ब्रोंकियोल्स, ठीक है। तो 6th नंबर पे क्या आएगा, ब्रोंकियोल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, श्वसनिकाएं, श्वसनिकाएं यानी ब्रोंकियोल्स। इसे नोट डाउन करते चलेंगे मेरे साथ साथ, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ब्रोंकियोल्स से फिर ये यहाँ से ये जो गोल गोल करके बनी होती है इन्हें बोलते हैं वायुकोश। इस तरह की होती है वायुकोश, ठीक है, इन्हें बोलते हैं वायुकोश। फिर ये जो ब्रोंकियोल्स है ये अभी तो मैं आपको ऐसे ही बना के दिखा रही हूँ, बाद में अच्छे से चित्र बनाऊंगी। तो ये कहाँ पे चली जाती है, तो ये ब्रोंकियोल्स यानी श्वसनिकाएं बनती है, ये जो गोल गोल आकार की होती है। जो श्वास प्रणाल है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या निकलती है इससे, ये ब्रोंकियोल्स यानी श्वसनिकाएं निकलती है। इन्हें क्या बोलते हैं, वायुकोश बोलते हैं। जो ये गोल गोल आकार की है इन्हें बोलते हैं वायुकोश। 7 नंबर पे क्या आएगा, वायुकोश। एल्वेली बोलते हैं इन्हें, एल्वेली, एल्वेली या एल्वेलाई भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद श्वास कहाँ पे जाती है, लंग्स में जाती है यानी फुफ्फुस में जाती है, फेफड़ों में जाती है, ठीक है। तो श्वास की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है,
नासिका से शुरू होती है, नाक से जाएगी, फिर ग्रसनी में, फेरिंग्स में, फिर उसके बाद लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में, ट्रैकिया से कहाँ पे जाती है, श्वास नली में, जो ब्रोंकाई होती है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, श्वसनिकाएं यानी ब्रोंकियोल्स, ये जो होती है ये होती है श्वसनिकाएं, वायुकोश ये होती है वायुकोश, और उसके बाद कहाँ पे जाती है, यहाँ पे फेफड़ों में जाती है श्वास। ठीक है, तो पता चला श्वास की प्रक्रिया कैसे होती है। इन्हें हम एक एक को अलग अलग डिफाइन करके भी पढ़ेंगे। नासिका, ग्रसनी, स्वरयंत्र, श्वास प्रणाल, श्वास नली, श्वसनिकाएं, वायुकोश और लंग्स, इन्हें हम एक एक को अलग अलग डिफाइन करेंगे, तभी हमारी समझ में आएगा ना कि ये कैसे श्वास की क्रिया है जो वो कैसे चलती है और कैसे फेफड़ों तक जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो नाक है, जो हमारी नाक है, जो श्वसन तंत्र का प्रथम अंग है, उसे 2 भागों में बांटा गया है, यानी एक बाह्य नाक और एक आंतरिक नाक। ठीक है, बाह्य नाक यानी जो बाहरी हिस्सा होता है, नाक का जो बाहरी हिस्सा होता है वो किससे बना होता है, वो कार्टिलेज से बना होता है, यानी उपास्थि से बना होता है। ठीक है, और फिर जो अंदर वाला नाक का हिस्सा होता है वो उसे क्या बोलते हैं, उसे आंतरिक नाक बोलते हैं। जो हमारी नाक में एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है, जो हमारी नाक में एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है, वो क्या करता है कि हमारे श्वास में जो गंदगी जाती है उसे वहीं पे जो बाल होते हैं नाक में वो उसे रोक लेते हैं अंदर जाने से। ठीक है, कि जिससे जो गंदगी है वो अंदर ना जा पाए। तो ये जो नासिका है, नाक है, ये हमारे शरीर का सबसे श्वसन तंत्र का पहला अंग माना जाता है, जहाँ से श्वास की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, तो इसे हम एक एक को कल पढ़ेंगे। इसे चित्र बना के अच्छा सा, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बना के दिखा दिया, उसमें इन सारी चीज़ों को दर्शा के ये कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है और एक एक चीज़ को डिफाइन करेंगे कि नासिका से श्वास ग्रसनी में कैसे जाती है, ग्रसनी से स्वर यंत्र में यानी फेरिंग्स से लेरिंग्स में कैसे जाती है, फिर ट्रैकिया में कैसे जाती है, फिर श्वास नली में कैसे जाती है, ब्रोंकाई में, उसके बाद श्वसनिकाएं यानी ब्रोंकियोल्स में, ये ब्रोंकियोल्स होती है, उसके बाद वायु कोश में जाती है और सबसे लास्ट में फेफड़ों में जाती है। तो पता चला कि हम श्वास कहाँ से लेते हैं, हम श्वास फेफड़ों से लेते हैं, ना कि नाक से लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। इसे कल की क्लास में अगर मैं इसे अभी डिफाइन करना शुरू करूँगी तो ये बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। अभी मैंने खाली आपको इतना बताया है कि श्वसन तंत्र का कार्य क्या होता है और श्वसन किस माध्यम से कहाँ कहाँ से शुरू होता है और फेफड़ों तक कैसे जाता है। अभी हम एक एक को डिफाइन करके पढ़ेंगे, नासिका को, ग्रसनी को, इनको ग्रास नली यानी स्वर यंत्र को। ठीक है, वो कल से शुरू करेंगे हम। एक मतलब 2 या 3 कल की क्लास में हो जाएंगे, 2 या 3 परसों की क्लास में हो जाएंगे, तो 2 दिन में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। और बच्चों, जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं ना कि देखिए पूरा इसे लिखने में मुझे, जब मैं स्टैटिक जीके की क्लास भी देती हूँ ना, तो उसे लिखने में मुझे पूरा 1 घंटा लगता है। जब मैं लिख के अगर मैं एक एक क्वेश्चन आपको लिख के बताऊँ तो वो 10 दिन में जाके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इसलिए मैं पहले ही उसे लिख के रखती हूँ और फिर आपको समझा देती हूँ। तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं कि शेयर करने में तो आपका कुछ नहीं जा रहा ना, एक उंगली तो टच करनी है, शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स को भेजना है। और ये कुछ बेकार चीज़ तो नहीं है कि मैं कुछ आपको बेकार चीज़ बता रही हूँ या कुछ मस्ती की चीज़ें हैं या हम मस्ती कर रहे हैं, तो काम की चीज़ें हैं, पढ़ाई की चीज़ें हैं। मैंने आपको कल भी बोला था कि सिर्फ पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हमेशा साथ रहती है, हमेशा हमारे काम आती है। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमारी समाज में इज्जत भी है, और अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं और हमें कुछ भी, हमारे अंदर कुछ भी हुनर नहीं है, कुछ भी टैलेंट नहीं है, तो कोई नहीं पूछता। एक बात याद रखना, जो माँ पैदा करती है ना बच्चे को, जो माँ, वो भी अपने बच्चों में फ़र्क करना शुरू कर देती है। आप किसी भी घर में देख लेना कि किसी के 2 बेटे हैं और उसमें से एक
की सरकारी नौकरी है, या वो अच्छा कमाता है, या उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, और एक दूसरा मेहनत तो कर रहा है लेकिन उसका कुछ काम नहीं हो रहा, लेकिन जब दोनों की घर में एंट्री होती है ना, तब आप देख लेना कि जो कमाता है, जो पढ़ा लिखा है ज़्यादा, उसके लिए कितनी सुविधाएं होती है, और जो घर में रहता है उसे वो माँ जो जिसने उसे जन्म दिया है वो उसे भी भारी लगने लगता है कि ये कुछ कमा क्यों नहीं रहा, ये कुछ कर क्यों नहीं रहा। ठीक है, तो सबसे मेन है अपने आप को कामयाब बनाना। मैं ये नहीं कहती कि माँ गलत होती है, वो भी चाहती है कि माँ भी यही चाहती है कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे कामयाब हो, लेकिन ये मैं हर किसी के लिए बोल रही हूँ कि जब हम कामयाब नहीं होंगे, जब हमें किसी भी चीज़ का हमारे अंदर हुनर नहीं होगा, या हमारी जॉब नहीं लगेगी, या हम कुछ कर नहीं रहे होंगे कार्य, तो हम हर किसी पे बोझ बन जाएंगे, और उस बोझ वाली ज़िंदगी को जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग बेफालतू के चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना करें। आपको जितना भी टाइम मिलता है आप अपना पढ़ाई में ध्यान दें। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे और आपका कहीं सिलेक्शन हो जाता है, या कहीं आप अच्छी जॉब कर लेते हैं, या कुछ ऐसा कार्य कर लेते हैं जिससे आप कमाना शुरू कर देते हैं, समाज में इज्जत मिलनी शुरू हो जाती है, तो वो आपके लिए फ़ायदे की होती है। वो घर में भी, समाज में भी, रिश्तेदारी में भी, हर जगह आपको इज्जत देती है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करोगे तो कोई आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, फिर आप ऐसे ही घूमते रहोगे और लोग आपको ताने देते रहेंगे। ताने सुन सुन के दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पढ़ाई पे ध्यान दें, पढ़ाई पे फोकस करें। बस एक बार की मेहनत होती है कि एक बार जी जान से पढ़ लो, एक बार इतनी तसल्ली से पढ़ लो कि फिर दोबारा पढ़ना ही ना पड़े। तो वो कहते हैं ना कि अपने आप को इतना ऊपर उठाओ कि लोगों को आपको गिराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े। तो अपने आप को इतना ऊपर उठाओ, इतनी मेहनत करो कि लोग देखते रह जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं बहुत बोल दिया मैंने आपको। आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में कल शुरू करेंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे नासिका से, और एक एक को डिफाइन करते हुए एक एक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।